नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचम में पर्यावरण विषय के अंतर्गत पाठ 14 खाने से पचने तक पढ़ेंगे। आप जानते हो कि जितना हमारे लिए खाना खाना ज़रूरी है उतना ही उसको पचाना ज़रूरी है। आइए देखिए क्या इस पाठ में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। चबा चबा कर खाना। कैसे खाना? चबा चबा कर खाना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के दौरान रजत जल्दी जल्दी बिना चबाए भोजन निगल रहा था, जबकि नेहल आराम से चबा चबा कर खा रही थी। नेहल ने रजत को टोकते हुए उसे चबा चबा कर खाने के लिए कहा। रजत ने जब कारण पूछा तो नेहल ने बताया कि कल जब मैं उबला हुआ आलू खा रही थी तो माँ ने कहा कि धीरे धीरे चबा चबा कर खाओ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तब मैंने आलू को चबा चबा कर खाया तो वो पहले जैसा नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा मीठा लगा और आसानी से गले में उतर गया। पास ही खड़े शिक्षक ने बताया कि भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह चबाने पर लार भोजन के साथ मिल जाती है। क्या हो जाती है? चबा चबा कर खाने से लार जो है भोजन के साथ मिल जाती है, जो भोजन को चिकना और पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। भोजन में बनने वाली ये लार भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है। इसी ग्लूकोज से भोजन मीठा लगने लगता है। मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। सोचिए और लिखिए, हमें भोजन करते समय रोटी के कोर छोटे छोटे ही क्यों लेने चाहिए? जब हम भोजन करते हैं तो हमारे रोटी के कोर छोटे छोटे क्यों लेने चाहिए? क्योंकि इससे चबाने में आसानी रहती है। भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है? भोजन को चबाने से भोजन आसानी से गले में उतर जाता है। अब देखिए, ये पाचन तंत्र का एक चित्र दिखाया गया है। इस पाचन तंत्र के चित्र में सबसे पहले मुंह से भोजन ग्रहण किया जा रहा है और फिर मुंह से भोजन करने के बाद में वो ग्रासिका में जाता है मुंह के माध्यम से, और ग्रासिका से वो अमाशय में जाता है। अमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में जाता हुआ और भोजन का पाचक रसों के द्वारा पाचन किया जाता है। आप देखिए, मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर ये ग्रासिका में होता हुआ अमाशय में पहुंचता है, जहां ये छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। अमाशय वो आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन पचाया जाता है। अपचित भोजन मलाशय में एकत्रित होता है, जिसे बाहर त्याग दिया जाता है। ऊपर दिए गए चित्र में देखकर बताएं, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से? पाचन तंत्र के प्रमुख अंग है ग्रासिका, अमाशय और आंत, छोटी और बड़ी आंत। मुंह में रखा भोजन अमाशय तक पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाता है? मुंह में रखा भोजन अमाशय में पहुंचते पहुंचते लसलसा और पेस्ट की तरह हो जाता है। सोचिए और बताइए, क्या आपने किसी को ये कहते हुए सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे? इस कथन का आशय क्या है? इस कथन का आशय है कि बहुत जोर से भूख लगने पर चूहे कूदने जैसा एहसास होता है। आपको भूख का एहसास कब कब होता है? भूख का एहसास जब हम खेल करके आते हैं या कोई कठिन परिश्रम करते हैं तो हमें भूख का एहसास होने लगता है। अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिले तो क्या होगा? यदि हमें एक दिन खाना नहीं मिले तो हम कमज़ोर हो सकते हैं। बीमार होने पर ग्लूकोज पानी में घोलकर क्यों दिया जाता है? बीमार होने पर ग्लूकोज पानी में घोलकर इसलिए दिया जाता है कि शरीर को जल्दी से ऊर्जा प्राप्त हो जाए। ये चारों प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं, जो मैंने आपके इनके उत्तर भी आपको बताया है मैंने। ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा। जब हमें भोजन के लिए जब हमें भोजन किए हुए 4-5 घंटे हो जाते हैं तो भूख लगने लगती है, क्योंकि हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन पच जाता है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। यदि हमें पूरे दिन भोजन नहीं मिले तो कमजोरी महसूस होने लगती है। रजत एक बार बीमार होने पर अस्पताल गया। वहां पर देखा कि बेड पर सो रहे बीमार व्यक्ति के हाथ में नली लगी हुई है और पास में ही एक प्लास्टिक की बोतल में पानी जैसा पदार्थ भरा है। ये बोतल नली के साथ जुड़ी हुई है। ये देखकर रजत ने डॉक्टर से पूछा कि ये क्या है? डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्हें कमजोरी आ गई है, अतः तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है। देखिए किस प्रकार से ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ये देखिए ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है। कैसे चढ़ाई जा रही है? देखो ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है ना। अब ग्लूकोज चढ़ाने के बाद आदमी को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। अब
खाने में आयरन। एक दिन कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे कि मीरा का मन नहीं लग रहा था, उसको कमजोरी महसूस हो रही थी। उसको श्वास लेने में परेशानी हो रही थी, बार बार होठों पर जीभ फिरा रही थी। मीरा को ऐसा करते देख शिक्षक उसके पास गए और उसके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की। ऐसा कब से हो रहा है? मीरा ने बताया कि 2-3 दिन पहले वो बीमार हुई थी, तब से उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, नींद बराबर नहीं आती है, काम करने पर जल्दी थक जाती है। और शिक्षक ने मीरा को डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर द्वारा जांचने के पश्चात लक्षणों के आधार पर खून की कमी बताई गई। अब देखिए डॉक्टर क्या कहता है। डॉक्टर कह रहा है, मीरा आप खाने में क्या क्या खाती हो? मीरा कहती, रोटी, प्याज और नमकीन। डॉक्टर, हरी सब्जी, खजूर, चने आदि नहीं खाती? मीरा कहती है, नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोला, आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है, भोजन में हरी सब्जियां, फल, गाजर, अनार आदि लो। मैं आपको आयरन की गोली दे रहा हूँ, 1 सप्ताह पश्चात पुनः दिखाना। ऐसा डॉक्टर किससे कहता है? मीरा से कहता है। मीरा कहती, अरे ये गोलियां तो हमें स्कूल में भी देते हैं। डॉक्टर, तो क्या आप गोली नहीं खाती हो? मीरा, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी नहीं लगती, चक्कर आने लगते हैं और जी घबराता है। डॉक्टर कह रहा है, आपके शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो गया है। इस आयरन की गोली को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना चाहिए। मीरा कहती, डॉक्टर साहब इस गोली का पूरा नाम बताइए ना। तो डॉक्टर कहता है, इस गोली का पूरा नाम आयरन फोलिक एसिड है। क्या है इसका? आयरन फोलिक एसिड, IFA, आयरन फोलिक एसिड। ये स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करती है। मीरा कहती, अच्छा, तभी हमें विद्यालय में हर सप्ताह इसे खाने के लिए देते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती थी, आगे से खाया करूँगी। डॉक्टर कहता है, गोली के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना होगा। अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी पिंड, खजूर, दाख, मछली, लीवर आदि में आयरन अधिक होता है। इसे अपने भोजन में शामिल करो, जिससे आयरन की कमी दूर हो सकेगी। इसके बाद ये गोली भी नहीं खानी पड़ेगी। अब सोचिए और बताइए, मीरा को कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी? क्योंकि वो उसके अंदर खून की कमी हो गई थी। वो खाने में हरी सब्जियां नहीं लेती थी, मेथी, पालक ऐसी चीज़ें नहीं खाती थी, इसलिए उसको खून की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई। मीरा जैसी बीमारी के लक्षण आपने किस किस साथी में देखे? मीरा जैसी बीमारी के लक्षण हमने कई सारे लोगों में देखे हैं। शरीर में आयरन की कमी न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शरीर में आयरन की कमी न हो, उसके लिए हमें मेथी, पालक, हरा धनिया, बैंगन आदि का अधिक उपयोग करना चाहिए। खाद्य समूह एवं खाद्य पिरामिड देखिए, हम भोजन में बहुत सी चीज़ें खाते हैं, यहाँ कुछ की सूची दी जा रही है। मक्की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, बैंगन, दूध, दही, मटर, गाजर, आम, पपीता, सेव, पालक, भिंडी, पोहा, करेला, लौकी, पनीर, छाछ, मावा, अंडे, मांस, मछली, रोटी, ब्रेड आदि। आप चाहे तो इसमें और भी खाने की चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, जो दिए गए समूह में इन चीज़ों को बांटिए। हरी सब्जियां एक तरफ लिखिए, दूध और उसके उत्पाद एक तरफ लिखिए, फल एक तरफ लिखिए, अनाज और दालें एक तरफ लिखिए, मांस, मछली, अंडे एक तरफ लिखिए। ये आपको कॉपी में बनानी है सारणी। इन खाद्य समूह में से अगर हम आवश्यक मात्रा में खाद्य सामग्री हमारे भोजन में सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज मिलते रहेंगे, तो हमारा शरीर कमज़ोर नहीं होगा। अब देखो क्या खाएं, कितना खाएं, ये एक क्या बना रखा है? खाद्य सामग्री का पिरामिड बना रखा है। ये देखो, कम खाएं, घी, तेल और मीठा भोजन कम खाएं। सीमित खाएं, मछली, मांस, मूंगफली आदि कम खाएं। और दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन आदि भी कम खाएं। खूब खाएं, पालक, गोभी, मटर, गाजर, मूली आदि, सेव, केला, अंगूर, पपीता, नारंगी आदि खूब खाएं।
और सर्वाधिक खाएं, सबसे ज़्यादा खाएं दालें, रोटी, चावल, दलिया, खीच, पोहा, सूजी आदि। ये सर्वाधिक खाएं। ये एक खाद्य पिरामिड है। ये खाद्य पिरामिड आपको अपनी कॉपी में बनाना है। बना लोगे ना? ठीक है। इस खाद्य पिरामिड को देखिए और जाने कि हमें क्या और कितना खाना चाहिए। अब देखिए, ये खाद्य पिरामिड आपके कॉपी में, किताब में भी दे रखा है। दूसरा, खाली चित्र ऐसा बना करके आप उसको आपको पूर्ति करना है। कम मात्रा में खाएं, सीमित मात्रा में खाएं, अधिक मात्रा में खाएं, सर्वाधिक मात्रा में खाएं, ऐसे चित्र आपको बनाना है। बना लोगे? ठीक है। अब आता है कृमि नियंत्रण। कृमि भी एक रोग है। पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं। पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उनको कृमि रोग कहते हैं। इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है, वो शारीरिक विकास कम हो जाता है। कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं। कृमि के अंडे कहाँ होते हैं? मिट्टी के अंदर होते हैं, जो बिना धुले फल, सब्जी, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ, बड़े नाखून व नंगे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली दी जा रही है। कौन सी गोली दी जा रही है बच्चों को? एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल गोली दी जा रही है, जिससे कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके देखो नीचे चित्र में दर्शाए गए हैं। हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, ये देखिए, और हमें नाखून बड़े नहीं करना चाहिए, और हमें ये देखिए इस प्रकार से ये सारे रोग इसमें दे रखे हैं। नल से हाथ धोना चाहिए, साबुन से हाथों को साफ रखना चाहिए, और मटकी से पानी हाथ से नहीं भर के डंके से भरना चाहिए। ये इस प्रकार के कृमि रोग से बचाव के तरीके बता रखे हैं। अब आगे देखिए आप, ऊपर चित्र में देखकर कक्षा में चर्चा करके हमें ऐसा क्यों कहा गया है कि स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें। स्वच्छ शौचालय होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बीमार नहीं पड़ेंगे। जूते चप्पल अवश्य पहने, नंगे पैर नहीं घूमे, नहीं तो कृमि रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। शौच के बाद खाना खाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोएं, साफ और शुद्ध पानी पिएं, सब्जी और फलों को साफ और शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लें, नाखून कटे और साफ रखें। कृमि नियंत्रण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और उससे क्या क्या लाभ है? कृमि नियंत्रण से बालकों को शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है। कृमि नियंत्रण से बालकों को क्या मिलती है? शारीरिक मानसिक शक्ति मिलती है। बीमार कम पड़ते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई में लगता है। बच्चों का विकास तेजी से होने लगता है, और इसके लिए हमें हमेशा स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों और फलों को साफ और शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। हमें नाखून काट कर साफ रखने चाहिए। कृमि नियंत्रण के कारण बच्चे कम बीमार होते हैं। सोचिए और बताइए, बच्चे बीमार कब होते हैं? जब बच्चे खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं और गंदे स्थान पर खेलते हैं, बड़े बड़े नाखून रखते हैं, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है? एनीमिया नाम का रोग होता है या कृमि नामक रोग होता है, उससे बच्चों का विकास रुक जाता है। बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि बच्चे में खून की कमी होने से उनको कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। इससे उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। कृमि नियंत्रण से बच्चों को क्या क्या लाभ है? कृमि नियंत्रण से बच्चों को बहुत सारे लाभ है। उनका शरीर का विकास बहुत तेज गति से होने लगता है, और उनका हर काम में मन लगने लगता है, पढ़ाई में भी उनका मन लगने लगता है। हमने सीखा भोजन को चबा चबा कर खाना और उसका पचना ठीक होता है। पाचन तंत्र एवं अंग मिलकर भोजन का पाचन करते हैं, जिसमें पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? ग्रासिका, अमाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत। आपके स्वास्थ्य के लिए अलग अलग समूह की चीज़ें आवश्यक मात्रा में हमें भोजन में शामिल करनी चाहिए। जाना समझा। एनीमिया हो जाने पर दी जाने वाली गोली का पूरा नाम बताया था मैंने आपको, ध्यान है ना? हाँ। कृमि नियंत्रण के लिए कौन सी गोली बताया था अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले? लिख रहा है आपकी किताब में? हाँ, गुरुजी लिख रहा है, ठीक है। खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए? खून की कमी पूरा करने के लिए भोजन में हमें ज़्यादातर मेथी, पालक और हरा धनिया और बैंगन का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे खून की कमी पूरी हो सकती है। पाचन तंत्र के नामांकित चित्र बना करके उनके अंगों के नाम भी लिखना चाहिए। आपकी किताब दे रखा है, उसका चित्र बना के वो नाम लिखना। मुंह, ग्रासिका, अमाशय और आंत। भोजन में हमें क्या क्या खाद्य सामग्री खानी चाहिए? खाद्य पिरामिड द्वारा हमें बताना चाहिए, समझाना चाहिए। खाद्य पिरामिड दे रखा है। पालक, मेथी और हरा धनिया स्वस्थ बनाएं
और भगाए एनीमिया। ऐसे करके हमारे शरीर में ये रोग होने से बच सकते हैं। आइए, ये पाठ हमारा समाप्त होता है। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे। आपको जो बताया वो प्रश्न उत्तर आपको इसमें करके लाने हैं। नमस्ते।